नमस्कार, मैं बसंती पवार हिंदी लेखक परिवार के YouTube चैनल पर उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। मित्रों, वर्तमान समय में अभिभावक बच्चे की पढ़ाई के प्रति रुचि जाने बिना उस पर अपनी पसंद थोप देते हैं, साथ ही करते हैं उसकी अन्य बच्चों से तुलना भी। ऐसी ही एक कहानी है जिसका शीर्षक है लाल डायरी, जिसकी लेखिका है डॉक्टर नीरू खींचा। यह कहानी मुट्ठी भर रोशनी नाम की पुस्तक से ली गई है। सुनिए मेरी आवाज में लाल डायरी। मोटरसाइकिल तीव्र गति से फर्राटे भरती गली से आगे मुड़ गई। टीटू ने एक बार भी पलटकर घर की तरफ नहीं देखा। मैं और खड़ी न रह सकी। डगमगाते कदमों से बाहर की सीढ़ियों पर ही धम्म से बैठ गई, निर्वाक, निस्तेज, निशक्त, जैसे मेरे शरीर से रक्त की आखिरी बूंद तक खींच ली गई हो। कहीं यह टीटू की घर से स्थायी विदाई तो नहीं है? एक अवांछित तथा अनुत्तरित प्रश्न मुझे अंदर तक भयाक्रांत कर गया। मैंने सायास अंतस में उठते इन कटीले नुकीले ख्यालों को झटकने की नाकाम कोशिश की। ट्रिन ट्रिन फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर टीटू का नाम देखते ही मेरे निष्प्राण प्राणों को जैसे चेतना का स्पंदन चिल्ला गया। घर वापस आ रहा है क्या टीटू? दादी, टीटू की आवाज स्टेशन के शोर में स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही थी। क्या हुआ बेटा? ट्रेन मिस हो गई क्या? वापस आजा घर। मेरा स्वर उम्मीद से किंचित उत्तेजित हो उठा। नहीं दादी, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, चलने ही वाली है। आप मेरा एक काम करोगी? अरे बोल ना, क्या चाहिए? प्यार और वात्सल्य से मन उमड़ा उमड़ा जा रहा था मेरा। दादी, मेरे रूम में मेरे तकिए के नीचे एक लाल डायरी है मेरी, वही भूल आया हूँ। प्लीज उसे अपनी अलमारी में रख लो, मैं आऊँगा तो ले लूँगा। पर एक वादा करो, आप उस डायरी को पढ़ोगी नहीं, खोलोगी भी नहीं। पापा मम्मी को इसकी भनक भी नहीं लगने देना। वादा करो दादी, प्लीज। मैं कुछ कह पाती इससे पहले ही उसकी आवाज़ कटने लगी। शायद ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और मोबाइल से सिग्नल गायब हो गए थे। लाल डायरी? टीटू डायरी लिखता है? मेरी उत्सुकता चरम सीमा पर जा पहुंची थी। उसके तकिए के नीचे से डायरी उठाते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। इस डायरी में ही शायद कुंजी छिपी है टीटू को लेकर हमारे सारे सवालों की। 1.5 साल पहले कोरोना के फैलते ही उसे भी घर आना पड़ा था। बीकॉम कर चुका था। सीए फाउंडेशन भी अपने पापा के जोर देने पर उसने दे डाला था। घर आया तो बहुत उखड़ा उखड़ा था। आते ही उसने घोषणा कर दी कि वह सीए नहीं करेगा, एमबीए करेगा। हम सबके दिल धक से रह गए थे। एक लंबे अरसे से हम एक काली मनहूस छाया के तले इस उम्मीद से जी रहे थे कि टीटू सीए करके अपने दादा की विरासत को संभाल लेगा। उसके दादा का सड़क दुर्घटना में अकस्मात निधन किया हुआ सारा परिवार जैसे बिखर कर रह गया। अपने पापा के सामने ही काम से जी चुराने वाला कमजोर व्यक्तित्व प्रशांत पिता के अनुशासन के चाबुक की अनुपस्थिति में पूरी तरह से अपने दायित्व से उदासीन हो गया। पति की उपेक्षा से पहले से ही बीमार पत्नी पूरी तरह से बिस्तर पर जा पड़ी। यह सुनते ही कि बेटा सीए न करके एमबीए करना चाहता है, प्रशांत तो हत्थे से ही उखड़ गया। मेरे सारे दोस्तों के बच्चे इतनी ऊंची ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईटी तो कोई सीए, एमबीए को आजकल पूछता ही कौन है। हर एरा गैरा पास करके बैठा है। मेरी तो नाक ही कट जाएगी दोस्तों में। पापा, जरूरी तो नहीं कि आपके दोस्तों के बच्चे जो करें
वही मैं भी करूं। मुझे पता है ना मुझे कहाँ सफलता मिल सकती है। सीए करना मेरे बस की बात नहीं। हद है तेरे जिद्दीपन की। जब सारी सुख सुविधा दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, जमकर पढ़ाई करो। जब वो सब सफल हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। मेरे बहुत समझाने पर टीटू बेमन से सीए एंट्रेंस की किताबें ले आया। मेरा सारा लाड़ दुलार अब टीटू पर ही केंद्रित हो गया। यही बनेगा अब हमारी डूबती नैया का खेवनहार। मैं उसे हर वह सुख सुविधा और साधन देने को बेचैन हो उठी जो उसके अध्ययन में सहायक बन सके। अलग कमरा, कूलर, अच्छी सी टेबल, चेयर, महंगा लैपटॉप, उसका मनचाहा खाना। वैसे भी उसके घर आने से घर में जैसे रौनक आ गई थी। उसकी माँ को भी जैसे नया जीवन मिल गया था। वह भी यूट्यूब पर देखकर बेटे की पसंद के पकवान बनाने में जुट गई थी। माँ से गहरा लगाव था टीटू का। समय बीतते देर नहीं लगी। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि आ गई। यूं तो वह दिन रात पढ़ता रहता था, पर उसके बिहेवियर में कुछ था जो मुझे खटकने लगा था। आए दिन बाप बेटे में छुटपुट झड़प हो ही जाती थी। टीटू शाम को घूमने निकलता, थोड़ी देर को भी तो जरूर सिगरेट पीने गया है। उसने कई बार यह बात पापा को बोलते सुन ली थी। काफी बहस हुई थी उस दिन भी बाप बेटों के बीच। पर इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़कर अचानक दिल्ली चला जाएगा, वह भी छोटी मोटी नौकरी के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्रशांत तो उसकी दिल्ली जाने की खबर सुन आग बबूला हो उठा था। बच्चू, यहाँ मुफ्त की खा खा कर मुटिया रहे हो। जब 2 जून की रोटी कमानी पड़ेगी तब पता चलेगा। हाँ, जैसे आपको पता चला और आप नौकरी छोड़कर घर बैठ गए। टीटू के व्यंग्य बाण सुन प्रशांत बोरा गया। अपनी चप्पल लेकर उसके पीछे मारने दौड़ा। मैं बड़ी मुश्किल से टीटू को कमरे से बाहर ले आई। उस रात किसी ने ना तो खाना खाया, ना कोई चैन की नींद सोया। प्रशांत ने 2 दिन पहले ही अचानक अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ दी थी। पुरानी यादें जीती। मैं अश्रुपूर्ण नेत्रों से टीटू की डायरी देख रही थी। मेरे हाथ उस डायरी को ऐसे सहला रहे थे जैसे टीटू के सिर पर हाथ फेर रही हूँ मैं। मन व्यग्र हो उठा था डायरी खोलकर टीटू के अंतर मन में झांकने के लिए, जिसकी सच्चाई से हम सब अब तक अनभिज्ञ थे। पर प्रॉमिस, अरे तो मैंने कहाँ प्रॉमिस किया था। मैंने अपने अंदर उठते अपराध बोध को भरसक दबाते हुए खुद को समझाने की चेष्टा की। उसके मन की बात जानना भी तो बहुत जरूरी हो चला है। बच्चों के ऊपर जबरन अपनी इच्छाएं ला दो तो क्या क्या परिणाम निकल आते हैं। आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। सियर उठी मैं, कल्पना कर गई, नहीं, मुझे टीटू को जानना ही होगा, समझना ही होगा। मैंने थरथराते हाथों से डायरी का प्रथम पृष्ठ खोला। खूबसूरत हरफों में प्रखर शर्मा। देखते ही मन लाड से भर आया। तीव्र बुद्धि वाला मेधावी होगा मेरा पोता। नन्हे प्रखर के ललाट को प्यार से चूम लिया था मैंने। रुलाई का एक बगुला सा उठने लगा छाती के भीतर। आंखें छलक आई। कहाँ क्या गलत हो गया। पृष्ठ पलटा। 10 मार्च 2019। दादी और पापा के जिद करने पर सीए की किताबें ले तो आया हूँ। दे लेता हूँ पहला सेमेस्टर, शायद मन लग जाए। वैसे घर जाकर अच्छा ही लग रहा है, मन तो नहीं था। हॉस्टल। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।